नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की समाचार सिर्फ और सिर्फ KTV भारत पर। मैं हूं वर्षा वेणुगोपाल, लेकर आई हूं आज की ताजा और बड़ी खबरें। सबसे पहले बांग्लादेश में 12 फरवरी 2026 को होने वाले चुनावों पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। अंतरिम सरकार ने आवामी लीग को चुनाव चिन्ह इस्तेमाल करने से रोक दिया है, जिसके बाद पार्टी ने चुनाव प्रक्रिया को गैर कानूनी बताया है। उधर सुप्रीम कोर्ट में SIR प्रतिक्रिया को चैलेंज करने वाली याचिकाओं पर आज भी लंबी सुनवाई हुई, लेकिन निर्णय अब 16 दिसंबर को आएगा। इंडिगो फ्लाइट कैंसिलेशन मामले में DGCA ने 4 अधिकारियों को बर्खास्त किया और एयरलाइन पर 58 करोड़ का जुर्माना लगाया है। वहीं यात्रियों को मुआवजा और वाउचर जारी किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में एक शख्स को फेक IAS बनाकर करोड़ों की ठगी करने का आरोप में गिरफ्तार किया गया है। AI से बनाए गए नकली डॉक्यूमेंट भी मिले हैं। अरुणाचल के नए FTII कैंपस को लेकर छात्रों का विवाद जारी है। कैंपस अधूरा होने के बावजूद एडमिशन लिया गया। कर्नाटका में चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया और DK शिवकुमार की अलग अलग डिनर मीटिंग से पावर टक्कर की चर्चा तेज है। वहीं सरकार ने चिन्नास्वामी स्टेडियम में फिर से क्रिकेट मैच कराने की मंजूरी दे दी है और धुरंधर फिल्म को 6 खालिद देशों में बैन कर दिया गया है, पाकिस्तान को गलत दिखाने के आरोप में। समाचार और गहराई से जानने से पहले आज की सुर्खियां जान लेते हैं। कर्नाटका सरकार का घर मालिक को चेतावनी, ड्रग पेडलर्स को घर किराए पर ना दे। रेव पार्टीज पर रोक लगाने के लिए टीम्स तैनात। बंगलुरु चोर को ही मिली अपने कर्मों की सजा, भागते समय चोरी किए हुए सोने और पैसे लूट लिए गए। उसी रात 2 और चोरी कर लक ठीक किया। सांसद शीतकालीन स्तर, वंदे मातरम और चुनावी सुधारों पर गर्म बहस ने स्तर का माहौल बदला। आज राज्यसभा में चुनावी सुधारों पर नजर। अखंडा 2 तांडवम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 1 पहले दिन सभी भाषाओं में इंडिया नेट कमाई लगभग 7.43 करोड़। अब समाचार विस्तार से। आज बात करेंगे बांग्लादेश में चुनावों को लेकर शुरू हुए बड़े विवाद की। बांग्लादेश में पार्लियामेंट्री इलेक्शंस का अनाउंसमेंट हो चुका है। चुनाव 12 फरवरी 2026 को होंगे। उसी दिन चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनिस देश में रिफॉर्म प्रपोजल पर एक जनमत संग्रह भी करेंगे, यानी हर मतदाता को 2 बैलेट डालने होंगे, एक इलेक्शन के लिए, दूसरा रिफरेंडम के लिए। वोटिंग सुबह 7:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक होगी और नतीजे अगले दिन 13 फरवरी को आ जाएंगे। लेकिन चुनाव से पहले ही एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। सबसे बड़ा मुद्दा है आवामी लीग को चुनाव लड़ने से रोकना। मोहम्मद यूनिस की इंटरिम सरकार ने फैसला लिया है कि शेख हसीना की पार्टी यानी आवामी लीग इलेक्शन सिंबल और पार्टी नाम के इस्तेमाल नहीं कर सकती। नेता चाहते तो इंडिपेंडेंट के तौर पर खड़े हो सकते हैं, लेकिन पार्टी के रूप में चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इसी वजह से आवामी लीग ने इलेक्शन प्रोसेस को इलीगल बताया है और साफ कहा है कि वो इस इलेक्शन का विरोध करेंगे। उनका आरोप है कि मौजूदा सरकार निष्पक्ष चुनाव कराने ही नहीं चाहती और उन्हें पॉलिटिकल प्रोसेस से जानबूझकर दूर रखा जा रहा है। अब मुकाबला मुख्यतः BNP और जमात-ए-इस्लामी के बीच माना जा रहा है, लेकिन आवामी लीग जैसे बड़ी पार्टी को बाहर रखने से देश में गुस्सा बढ़ रहा है और सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये चुनाव वाकई फेयर होंगे। 12 फरवरी को चुनाव से पहले बांग्लादेश की राजनीति में तनाव बढ़ चुका है और दुनिया की नजर इस पर टिकी हुई है। सुप्रीम कोर्ट में SIR प्रोसेस को चैलेंज करने वाली याचिकाओं पर लगातार सुनवाई हो रही है, लेकिन अभी तक कोई फाइनल फैसला नहीं आया है। आज फिर से कोर्ट में लंबी बहस हुई, खासकर तमिलनाडु सरकार की याचिका पर। तमिलनाडु की तरफ से सीनियर वकील राजू रामचंद्रन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का काम लोगों के लिए वोट डालना आसान बनाना है, ना कि उन्हें शक की नजर से देखना। उन्होंने कहा कि SIR का उद्देश्य नॉन सिटीजन्स को हटाना नहीं है, क्योंकि BLO और ERO के पास ऐसी कोई गाइडलाइन ही नहीं है कि वे किसी की सिटीजनशिप पर शक करें। उन्होंने ये भी कहा कि वर्तमान SIR प्रोसेस से इलेक्शन कमीशन को इतनी पावर मिल जाएगी कि वो शक के बेसिस पर किसी का नाम वोटर लिस्ट से हटा सके, जो सिटीजनशिप को सस्पेंड करने जैसा है। रामचंद्रन ने सवाल उठाया कि क्या एक साथ 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये प्रोसेस लागू करना सही है। उन्होंने कहा कि ये कोई हर साल होने वाली प्रोसेस नहीं है। 20 साल बाद इसे इतनी जल्दी लागू करना जुडिशियल रिव्यू मांगता है। आज की सुनवाई
खत्म होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अगली तारीख 16 दिसंबर तय कर दी है। पिछले कुछ दिनों में इंडिगो की कई फ्लाइट्स अचानक कैंसिल हो गई, जिससे देश भर के एयरपोर्ट्स पर अफरा तफरी मच गई। वजह थी सुरक्षा से जुड़े रूल्स, जिसका हवाला देकर फ्लाइट्स रोकी गई। अब इस मामले में DGCA यानी एविएशन रेगुलेटर ने बड़ा कदम उठाया है। 4 फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर्स को बर्खास्त कर दिया गया है। ये अधिकारी इंडिगो के ऑपरेशंस की निगरानी करते थे। हालांकि सस्पेंशन का रीजन साफ नहीं बताया गया है। इसी के साथ इंडिगो पर 58 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है, क्योंकि इन दिनों फ्लाइट ऑपरेशन में बहुत बाधाएं आई। उधर इस पूरे क्राइसिस के बीच इंडिगो ने यात्रियों को मुआवजा देने का ऐलान किया है। जिन लोगों की फ्लाइट्स 3, 4 और 5 दिसंबर को कैंसिल हुई, उन्हें 5 से 100 रुपए तक का मुआवजा मिलेगा। जिन यात्रियों को ज्यादा दिक्कत हुई, उन्हें 10,000 रुपए तक के ट्रैवल वाउचर भी दिए जाएंगे। रिफंड भी जारी कर दिया गया है। यात्रियों की मदद के लिए इंडिगो ने एक मेल ID जारी की है, customer.experience@go.in। अब बात शेयर मार्केट की। 12 दिसंबर को इंडिगो की पैरेंट कंपनी इंटरग्लोब एविएशन के शेयर्स में हल्की बाधा दिखी है, लेकिन 2 दिसंबर से अब तक शेयर 70% गिर चुका है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक आदमी को अरेस्ट किया है जो खुद को फेक तरीके से IAS ऑफिसर बता रहा था। उसका असली नाम है गौरव कुमार सिंह AKA ललित किशोर, जो बिहार के सीतामारी के रहने वाले हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ललित ने अपनी पहचान छुपाने के लिए AI से बनाए गए फेक डॉक्यूमेंट्स, फेक ID और सोशल मीडिया प्रोफाइल का यूज किया। ललित ने सिर्फ धोखा ही नहीं दिया, बल्कि अपनी फेक पहचान का यूज करके 4 गर्लफ्रेंड्स बना ली, जिनमें से 3 प्रेग्नेंट थी। लड़कियों को उसकी असली पहचान का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। खुद को IAS दिखाने के लिए वो हर महीने लगभग 5 लाख रुपए खर्च करता था और लाल नीली बत्ती वाली इनोवा में घूमता था। इतना ही नहीं, एक बार एक असली SDM को थप्पड़ भी मारा, लेकिन उस ऑफिसर ने कंप्लेंट नहीं की। बिहार इलेक्शन के दौरान गोरखपुर GRP ने 99 लाख रुपए बरामद किए। पूछताछ में पता चला कि ये पैसा ललित के लिए जा रहा था। उसके बाद पुलिस ने उसे ढूंढकर गोरखपुर से अरेस्ट कर लिया। ललित बड़े बिल्डर्स और बिजनेसमैन को सरकारी ठेके दिलाने का झांसा देता था। AI की मदद से फेक सरकारी डॉक्यूमेंट्स और न्यूज कटिंग्स बनाकर उन्हें भरोसा दिलाता था। एक ठेकेदार ने उसे 450 करोड़ का टेन्योर का लालच देकर 5 करोड़ रुपए, 2 इनोवा गाड़ी और ज्वेलरी तक ले ली। पुलिस का कहना है कि ललित का नेटवर्क कई स्टेट्स बिहार, UP, MP और झारखंड तक फैल चुका है। अभी तक करीब 2 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन का पता चला है। पुलिस ने जनता से अपील की है कि अगर किसी को इस शख्स ने धोखा दिया है तो तुरंत कंप्लेंट फाइल करे। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में बने नए FTII यानी फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के स्टूडेंट्स इन दिनों जोरदार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये संस्था 2019 में PM नरेंद्र मोदी ने स्टार्ट किया था और प्रॉमिस किया था कि 25 महीने में कैंपस कंप्लीट होकर रेडी हो जाएगा। लेकिन 2024 में जब एडमिशन खोले गए तब कैंपस अभी भी अधूरा था। स्टूडेंट्स के एलिगेशन है, जब कैंपस अधूरा था तो एडमिशन क्यों लिया गया? हॉस्टल कंप्लीट नहीं, गंदा पानी, बिजली की दिक्कत, कैंपस में थिएटर नहीं, साउंड रूम्स, शूटिंग फ्लोर, लैब्स, वर्कशॉप कुछ भी रेडी नहीं। क्लासरूम के बजाय लाइब्रेरी में क्लास चल रही है। सिक्योरिटी की कमी, गर्ल्स हॉस्टल में बाहर के लोग की कई बार घुस जाना, फिल्म स्क्रीनिंग के लिए एक छोटी सी स्क्रीन जिसे सिखाना मुश्किल होता है, कैंपस की वेबसाइट या सोशल मीडिया प्रेजेंस नहीं, जिससे फ्यूचर में कास्ट और जॉब्स में प्रॉब्लम होंगी। दूसरी तरफ इंस्टीट्यूट का कहना है कि CPW ने उन्हें गलत टाइमलाइन दिया था। CPW का कहना है कि एरिया बहुत दूर है, लेबर मिलना मुश्किल है, मटेरियल भेजने में दिक्कत होती है, इसीलिए कंस्ट्रक्शन स्लो है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, अगर कैंपस रेडी नहीं है तो 45 स्टूडेंट का एडमिशन क्यों लिया गया? उनके टाइम, पैसे और करियर का लॉस कौन कवर करेगा? फिलहाल स्टूडेंट दूसरे सेमेस्टर की क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे हैं और सॉल्यूशन की डिमांड पर अड़े हुए हैं। अब जरा नजर डालते हैं हमारे साउथ सेगमेंट पर। कर्नाटका में चीफ मिनिस्टर सिद्धारामैया और डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर DK शिवकुमार भले ही बाहर से एकता दिखा रहे हो, लेकिन पार्टी के अंदर पावर को लेकर खिंचातान साफ दिख रही है। ताजा मामला है DK शिवकुमार की लेट नाइट डिनर मीटिंग, जिसमें 30 से ज्यादा कांग्रेस विधायक और कई मिनिस्टर्स शामिल हुए। इनमें मिनिस्टर है KH मुनियप्पा, विधायक और बहुत सारे अन्य लोग भी शामिल है। इतना ही नहीं, बीजेपी ने निकाले गए 2 पूर्व विधायक भी इसमें शामिल है।
ये मीटिंग इसलिए चर्चा में है क्योंकि एक दिन पहले ही चीफ मिनिस्टर सिद्धारामैया ने अपने करीबी मिनिस्टर्स और विधायकों के साथ ऐसे ही डिनर मीटिंग किया था। दोनों नेताओं की लगातार अलग अलग मीटिंग्स ने राजनीतिक बातों की हलचल और बढ़ा दी है। माना जा रहा है कि ये सब चीफ मिनिस्टर पद को लेकर चल रहा खींचतान का हिस्सा है। कायस लगाया जा रहा है कि सरकार के 2.5 साल पूरे होने के बाद सिद्धारामैया पद डीके शिवकुमार को सौंप सकते हैं। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा हुआ है कि कांग्रेस ने 2023 के इलेक्शंस के बाद रोटेशनल चीफ मिनिस्टर पर सहमति बनाई थी। हालांकि दोनों नेता इन आतकालों को खारिज करते हुए कहते हैं कि सब कुछ नॉर्मल है। पार्टी हाईकमांड ने भी दोनों को मिलाकर काम करने का निर्देशन दिया है। आइए आपको बताते हैं एक महत्वपूर्ण खबर। कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर सिद्धारामैया की हवाई यात्रा खर्चों को लेकर विधान परिषद में आए नए आंकड़े। पिछले 2.5 साल के कार्यकाल में चीफ मिनिस्टर सिद्धारामैया हर 5 दिन में एक बार हेलीकॉप्टर या एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किए। इसका उद्देश्य था अपना कैबिनेट सहयोगियों के साथ राज्य के अलग अलग जिलों का दौर करना और कई बार न्यू दिल्ली जाना। अब सवाल है, इन उड़ानों पर कितना खर्चा हुआ? विधान परिषद में पूछा गया एक प्रशासन का जवाब में सरकार ने बताया कि टोटल 1161 बार फ्लाइट्स बुक की गई। खर्चों का ब्यौरा मई 2023 से जब सिद्धारामैया चीफ मिनिस्टर बनने से लेकर 11 नवंबर 2025 तक इन उड़ानों पर टोटल 47.38 करोड़ खर्च हुए। ये डेटा बीजेपी के एमएलसी ने एन रवि कुमार के सवाल के जवाब में सरकार ने पेश किया। सरकार ने यह भी बताया कि सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में ही 48 बार एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल हुआ, जिसमें 12.23 करोड़ खर्च हुए। सरकार का कहना है कि ये यात्रियां एडमिनिस्ट्रेटिव जरूरतें और आधिकारिक मीटिंग के लिए ही थी ताकि राज्य के कामकाज की निगरानी तेजी से हो सके। आज एक बहुत बड़ा फैसला लेते हुए कर्नाटका सरकार ने बंगलुरु के मशहूर चिन्नैया स्टेडियम में फिर से क्रिकेट मैच कराए जाने की मंजूरी दे दी है। सरकार की कैबिनेट ने फैसला किया है कि अब से मैचेस की अनुमति देना और पूरी प्रक्रिया की निगरानी की जिम्मेदारी होम डिपार्टमेंट के पास होगी। यह फैसला उस कोने रिपोर्ट से सुझावों के बाद लिया गया है जिसमें बड़े खेल आयोजनों के लिए सुरक्षा और रूल्स को मजबूत बनाने की सिफारिश की गई थी। कैबिनेट ने साफ कहा है कि मैच तभी होंगे जब सभी सुरक्षा इंतजाम पूरे होंगे। इसी वजह से होम डिपार्टमेंट को आदेश दिया गया है कि वो KSCA यानी कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के साथ विस्तारित मीटिंग करे और सारी गाइडलाइंस लागू करवाए। ये खबर बंगलुरु के क्रिकेट प्रेमी के लिए बहुत राहत की है क्योंकि पिछले कई महीनों से यहां मैच नहीं हो रहे थे। याद दिला दे कि 4 जून को आरसीबी की IPL जीत का जश्न मनाते वक्त स्टेडियम के पास हुए भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई थी। तभी से अभी तक मैचेस रोक दिए गए थे। कर्नाटका के बेलगावी में आज किसानों का एक बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। ये प्रदर्शन सुवर्णा विधान सौदा के पास हुआ, जिसका अगुवाई कर्नाटका राज्य रैयता संघ के अध्यक्षता में हुआ। इस दौरान कृषि मिनिस्टर भी मौके पर पहुंच गए और किसानों के बातें सुनी। किसानों की मुख्य मांग थी कि डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशों को तुरंत लागू किया जाए। किसानों का कहना था कि अगर ये सिफारिशें लागू हो जाती है तो उन्हें आर्थिक रूप से बड़ी मजबूती मिलेगी। दूसरी बड़ी मांग थी गन्ने का फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस FRP बढ़ाकर 9.5% किया जाए और साथ ही राज्य और केंद्र सरकार की तरफ से एक्स्ट्रा 1,000 रुपए पर टन दिया जाए। किसानों ने यह भी कहा कि सरकार जब एक्साइज तक और बाकी फीस वसूल करती है तो उसे किसानों को भी इसका फायदा मिलना चाहिए। इसी वजह से वे 2,000 रुपए पर टन सीधा किसानों के अकाउंट में भेजने की मांग कर रहे हैं। साथ ही किसान चाहते हैं सभी फसलों के लिए खरीद केंद्र खोले जाए, खासकर मक्का और मिलेट के लिए। उन्होंने शुगर फैक्ट्रीज में डिजिटल वेइंग मशीन लगाने और बेलगावी के शुगर कमीशन ऑफिस में पर्याप्त ऑफिसर और स्टाफ नियुक्त करने की भी मांग रखी है। किसानों का कहना है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद से लेकर आज तक उन पर कर्ज का बोझ बढ़ता गया है, इसीलिए किसानों के सभी लोन को पूरी तरह माफ किया जाए, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्रीय सरकार। साथ ही सिंचाई की सुविधाएं, बिजली की समस्या और अन्य कृषि से जुड़ी कई मुद्दों का समाधान भी मांगा गया है। अब मनोरंजन की ओर बढ़ते हैं, बात करते हैं फिल्म धुरंधर की। इस फिल्म को 6 कड़ी देशों
कतर, सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, कुवैत और ओमान ने बैन कर दिया है। इन देशों का कहना है कि फिल्म में पाकिस्तान को गलत तरीके से दिखाया गया है, इसलिए इसे एंटी पाकिस्तान बताकर रिलीज की अनुमति नहीं दी गई। ये पहली बार नहीं है जब खाड़ी देशों ने किसी इंडियन फिल्म पर रोक लगाई हो, लेकिन इस बार फैसला काफी सख्त माना जा रहा है। तो ये थे आज के ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया की हर बड़ी खबरों के लिए बने रहिए KTV भारत के साथ। मैं हूं वर्षा वेणुगोपाल, आपसे इजाजत लेती हूं। देखते रहिए KTV भारत।